शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 30। कथावाचक निधि सहगल। 2 महीने पूर्व हारान की मृत्यु के समय केवल 2-4 दिनों के लिए ही कलकत्ता में रहकर दिवाकर वापस चले जाने को बाध्य हो गया। इस बार यह निश्चय हो जाने से कि वह किरणमयी के संरक्षण में रहकर कलकत्ता के कॉलेज में बीए पढ़ेगा, ये अपने नए खरीदे हुए स्टील के बक्स में किताबें, कागज और कपड़े आदि भरकर एक दिन शाम को हारान बाबू के पाथुरिया घाट के मकान पर जा पहुंचा। किरणमयी ने उसको अल्पवयस्क छोटे भाई की तरह स्नेह के साथ ग्रहण किया। मामा के घर में सुरबाला के अतिरिक्त दिवाकर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर उस देखभाल में भी महेश्वरी की कड़ी दृष्टि शनि की दृष्टि की भांति अधिकांश समय में ही बहुत सा रस सुखा डालती थी। लेकिन यहाँ इन सब उपद्रवों में से एक भी नहीं था। उपेक्षा से लगाया हुआ गमले का पौधा संयोगवश पृथ्वी की गोद में आश्रय पाकर काफी रस मिलने से जिस प्रकार उसकी सूखी पतली जड़ें मिट्टी के भीतर सहर्षों भुजाएं बढ़ाने लगती हैं, किरणमयी के आश्रय में भी दिवाकर की ठीक वही दशा हुई। महानगरी के विस्तृत और विचित्र वातावरण में पड़कर देखते देखते उसकी संकुचित आशा और अंधकारपूर्ण भविष्य फड़क उठा। अपने को उसने बड़े रूप में अनुभव किया। बीए फेल करके विद्याभ्यास का उसका पुराना बंधन छिन्न हो गया है। फिर भी नए बंधन में अभी देर है। इस मधुर अवकाश काल में वह निरंतर सर्वत्र घूम घूम कर ज्ञान संग्रह करने लगा। थिएटर देखकर कल्पना लोक में पहुंच गया। जू देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। म्यूजियम देखकर स्तंभित हो गया। शिवपुर का कंपनी बाग देखकर एक निबंध लिख डाला। गगनचुंबी अट्टालिकाओं की ऊंचाई को सिर उठाकर मुंह बाए देखता ही रह गया। और फिर अंत में एक दिन गाड़ी के नीचे आकर पैर में चोट लेकर लौट गया। चोट बहुत ज्यादा नहीं थी। किरणमयी ने जल्दी ही चूना हल्दी गरम करके लेप लगाते हुए मुस्कुराकर पूछा, किसके नीचे आ गए छोटे देवर? घोड़ा गाड़ी थी या बैलगाड़ी? गुस्से से दिवाकर ने कहा, घोड़ा गाड़ी। चलो बच गए, नहीं तो लंगड़े पैर थाने में जुर्माना भरने जाना पड़ता। लज्जित स्वर में दिवाकर ने कहा, कुछ नहीं है, कल सवेरे तक ठीक हो जाएगी। किरणमयी बोली, वो तो हो ही जाएगी, पर ज्यादा दूर मत जाना। सुना है बच्चे पकड़ने वालों का दल आया हुआ है यहाँ। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। अघोरमयी विभिन्न तीर्थ स्थानों में घूमकर एक दिन घर लौट आई। इसके पहले 1 दिन जो उन्होंने दिवाकर को देखा था, तब पुत्र शोक से मन इतना दुखी था कि उसके चेहरे की ओर नजर ही नहीं पड़ी। आज इस दाढ़ी मूछ विहीन सुंदर कांति वाले मनोहर लड़के की ओर देखते ही उनका मातृ हृदय स्नेह से पिघल गया। उन्होंने कहा, दीबू, मैं रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती हूँ, मुझे मौसी कहकर पुकारना बेटा। इसके भी माँ बाप जीवित नहीं हैं। सुनकर उनकी दोनों आंखें छलछला आईं और बड़े बड़े 2 बूंद अश्रुकण आंचल के छोर से उन्होंने पोंछ डाले। उन्होंने कहा, भगवान ने मेरे हारान को छीन लेने पर भी यदि मुझ अभागिन को बचा रखा है, तो अब इन्हें गिने दिन जीवित रहूं। तू बेटा मुझे छोड़कर कहीं जाना मत। ये कहकर हाथ से उसका मस्तक छूकर उन्होंने अपनी उंगलियों का छोर चूम लिया। उनकी बातें सुनकर और आंखों में आंसू देखकर दिवाकर आंखों के आंसू छिपाकर सामने से हट गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में उनका दिवाकर के प्रति पुत्र प्रेम जादूगर के माया वृक्ष की भांति बढ़ता ही चला गया। इसी मकान में कई माह पूर्व उनका पुत्र मर गया था। उस निष्ठुर शोक के मातृत्व के खुराक में जाग रही थी। इन दिनों वही शोक अपेक्षाकृत शांत हो जाने से उनका शुद्धातुर मातृ हृदय संतान के अभाव में टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल ही बिखर पड़ता। इससे पहले ही उन्होंने संतान पर्यक्त उस शून्य सिंहासन पर दिवाकर को बड़े लाड से बिठा लिया था।
सच बात यह है कि इस पुत्रहीना जननी ने कुछ दिन प्रवास में बिताकर घर लौट आने पर पुत्र का अभाव समूचे हृदय से पूरा लेना चाहा। एक ओर वह थी और दूसरी ओर थी किरणमयी। आदर यत्न की कोई सीमा नहीं रही। भूखे ना होने पर, जरा सा सर्दी जुकाम हो जाने पर जवाबदेही देनी पड़ती थी। स्नेह के इस रहस्य को नहीं जानता था। जीवन के इस आकस्मिक परिवर्तन के प्रथम कुछ दिन उसको कुछ अटपटे से जान पड़े। चिर अभ्यस्त अनाधिकार का संकोच बिल्कुल कट जाना नहीं चाहता था, तो भी थोड़े ही दिनों में उसका संकीर्ण मन इन दोनों नारियों के अपरिमित स्नेह से अपरिमित रूप से फैल गया। अंत में एक दिन उसके बहु क्लेशार्जित दुख सहने के अभ्यास सूखे चमड़े की भांति शरीर से अज्ञात रूप से झर गए। इसको वह जान भी ना सका। क्रमशः देखने की सारी जगहें एक एक करके देख डाली उसने। कलकत्ता की सड़कों से अच्छी तरह परिचित व अभ्यस्त हो जाने के कारण गाड़ी वाड़ी के नीचे आने की संभावना भी अब खत्म हो गई थी। अतः दिवाकर ने सभा समिति में योगदान देना, थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। अल्पावधि में ही वह एक मासिक पत्रिका का उत्साही व मान्य लेखक हो गया था। बचपन से ही गाने बजाने व साहित्य के प्रति अनुराग था। थोड़ी बहुत तुकबंदी भी कर लेता था। अब दिवाकर बंदोपाध्याय के नाम से कहानियां लिखने लगा। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मिलकर चंद्रोदय नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी। उसी को लेकर दिवाकर पागल हो उठा था। अब वो जब तक घर से बाहर नहीं निकलता, उसको बहुत काम रहता है। टूटी छत के निर्जन कोने में पेंसिल कॉपी लेकर गंभीर मुंह से वह बैठा रहता है। स्नान भोजन की बात उसे स्मरण ही नहीं आती है। बहुत बुलाहट के बाद उसको नीचे उतारा जा सकता है। उसके मानस राज्य के इन नवीन उपद्रवों को भय के साथ लक्ष्य करके अघोरमही कहने लगी, इसी घर का दोष है। मेरे हारान ने लिख पढ़कर प्राण दे दिया। इसको भी देखती हूँ, उसी रोग ने पकड़ लिया है। नहीं बाबू, पराया लड़का। किरणमयी सब कुछ ही लक्ष्य कर रही थी। उसने हंसकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो माँ। उन्होंने जो लिखने पढ़ने में मन लगाया है, उससे परमायु घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसके कुछ दिन बाद ही चंद्रोदय में दिवाकर की जहर की छुरी नामक कहानी प्रकाशित हुई। सूर्योदय पत्र ने उसकी समालोचना करके कहा, बंगाल के गौरव सुप्रसिद्ध नवीन लेखक श्रीयुत दिवाकर बंदोपाध्याय लिखित प्रेम का एक सच्चा चित्र। इस निर्लज्ज चापलूसी को एक आकट्य सत्य मानकर ग्रहण करने में दिवाकर ने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रथम यौनावस्था, इसके बीच ही उसने 2-4 भक्त इष्ट मित्रों की सहायता से सुनहली टोपी माथे पर पहन ली थी। सूर्योदय के संपादक ने उसके ही चारों तरफ पोथियों की एक माला लपेट दी। अपरूप साहित्य का ये किरीट माथे पर धारण कर दिवाकर एक दिन सवेरे गर्वोन्नित मुख से रसोई घर में आ पहुंचा। उसके हाथ में वही सूर्योदय पत्र था। किरणमयी रसोई पका रही थी। बोली, तुम्हारे हाथ में ये कैसी पत्रिका है बबुआ? ओह, ये एक मासिक पत्र सूर्योदय है। नया निकला है, लेकिन कुछ भी कहो भाभी, खूब लिखता है। किरणमयी सूर्योदय पत्रिका के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आग्रह के साथ बोली, सच? तब एक बार देखूंगी। अभी देखोगी? अभी नहीं, मेरे बिछौने पर रख दो, दोपहर को देखूंगी। दोपहर को कामकाज से छुट्टी पाकर किरणमयी सूर्योदय खोलकर बैठ गई। इधर उधर देखते देखते ठीक जगह पर ही उनकी दृष्टि पड़ गई। दिवाकर पास वाले कमरे में ही था। उठकर उसके पास जाकर उसने कहा, कहो बबुआ, जहर की छुरी कहाँ है? समालोचना तो तुमने दिखा दी, अब असल चीज निकालो। दिवाकर लज्जित होकर विनयपूर्ण कहने लगा, ओह, वो कहानी,
वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हड़बड़ी में लिखी हुई है। किरणमयी हंसकर बोली, भले ही हो, तुम मुझे दो। ये कहकर उसने आप ही ढूंढकर चंद्रोदय का वह अंक निकाल लिया। वहीं उसे खोलकर वह कुर्सी पर बैठ गई। वह मौन होकर पढ़ने लगी, लेकिन दिवाकर आशा और आकांक्षा की तीव्र उत्तेजना छिपाकर झूठ मूठ एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। उसकी जहर की छुरी नामक कहानी की नायिका असाधारण सुंदरी है और षोडशी है। धनवान जमींदार की लड़की होकर भी उसने दैव योग से एक दरिद्र रूपवान युवक को प्रेम किया है। जमींदार को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने विजय कुमार को देश से निकाला दे दिया, लेकिन नगेंद्र नंदिनी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। बसंत के मालती कुंज में बैठकर वह माला गूंथ रही थी। उधर रूप से मुग्ध पूर्ण चंद्र पेड़ की ओट में झांक रहा था, लेकिन आकाश में आने का साहस नहीं करता। प्रभात की कल्पना करके बीच बीच में कोयल कूकती है। ऊपर लुप्त भौरा गुनगुनाता हुआ निद्रालसा मालती की नींद तोड़ रहा है। उस समय धीरे धीरे वो कौन आ रहा है? हाँ, वही तो है। लेकिन ये कैसा वेश है? गेरुआ कपड़ा, अंग पर विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला। नगेंद्र नंदिनी के हाथ में मालती की माला गिर पड़ी। विजेंद्र ने निकट आकर गीले कंठ से कहा, विदाई दो, जा रहा हूं। नगेंद्र नंदिनी के सिर पर मानो सहसा वज्रपात हो गया। हृदय में लाखों बिच्छुओं ने डस लिया। जान पड़ा मानो हृदय के सैकड़ों टुकड़े हो रहे हैं। उसकी आंखों में चंद्रमा का प्रकाश काला पड़ गया। कानों में कोयल की कूक उल्लू की चिल्लाहट में बदल गई। युवती फिर खड़ी न रह सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। यहां तक पढ़कर किरणमयी ने सहसा मुंह उठाकर कहा, छोटे बबुआ, तुम अवश्य ही किसी को प्यार करते हो, ठीक है? दिवाकर ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, मैं? जी हाँ, तुम अवश्य ही छिपे तौर से तुम किसी को प्यार करते हो। इस आकस्मिक अपवाद की प्रबल लज्जा से दिवाकर हतबुद्धि हो गया। क्षण भर बाद कुंठित और व्यग्र होकर बोला, मैं? छी, राम कहो, कभी नहीं, किसी तरह भी नहीं। नहीं? बबुआ को किसी दिन बिच्छू ने डंक नहीं मारा? नहीं, किसी दिन नहीं। किरणमयी ने कहा, आश्चर्य है, क्या किसी को डंक मारते भी नहीं देखा है? नहीं, ये भी मैंने नहीं देखा है। किरणमयी ने और भी आश्चर्य में पढ़कर कहा, तुम्हारा हृदय भी किसी दिन सैकड़ों टुकड़ों में फट गया हो, ये भी तो नहीं मालूम होता। किसी दिन तुमने किसी को प्यार नहीं किया, छोटा सा बिच्छू भी तुमने नहीं देखा, वज्राघात की व्यथा भी कैसी होती है ये भी नहीं जानते, तो फिर विरह ऐसा भयानक होता है, इसका पता तुमको कैसे लगा? किरणमयी उसे किस ओर ठेल रही है ये दिवाकर की समझ में आ गया था। क्रुद्ध होकर बोला, बिना ऐसे हुए ये जाना नहीं जा सकता? कैसे जाना जा सकता है ये तो नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर है कि सुनकर या किसी किताब से चोरी करके लिखा जा सकता है। दिवाकर उत्तेजित हो उठा, बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैंने चोरी की है? मुस्कुराकर किरणमयी ने कहा, हाँ, यही कहना चाहती हूँ, चोरी तो की ही है, उस पर चोरी करने का पता भी नहीं लगा, ऐसे अनाड़ी हो तुम। गुस्सा मत करो देवर जी, लेकिन एक वृश्चिक और वज्राघात के अलावा कोई संबल नहीं है तुम्हारे हाथ में। इतनी सी पूंजी लेकर ये समुद्र पार करोगे? नॉवेल लिखना इतना आसान काम नहीं है, और अगर एक छलांग में समुद्र लांघना चाहते हो तो भी भगवान की कृपा चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाता। उस अप्रत्याशित रूढ़ता से दिवाकर स्तंभित हो गया। आज तक जिससे मीठी मीठी बातें ही सुनता आया था, उसी की अवहेलना और व्यंग्यपूर्ण बातों का क्या जवाब दे सूझा ही नहीं। कुछ क्षण चुप रहकर उसने धीरे धीरे कहा, तो इतने मनुष्य जो लिख रहे हैं उन सभी ने क्या प्यार किया है या स्वयं विरह की ज्वाला सह चुके हैं?
कब ज्वाला सहने का अवसर पाऊंगा, इस आशा में बैठे रहने से तो देखता हूँ साहित्य चर्चा भी छोड़ देनी पड़ेगी। उसकी उत्तेजना देखकर किरणमयी ने हंसकर कहा, इसी को साहित्य चर्चा कहते हैं। इसको कहते हैं अनाधिकार चर्चा। कहते कहते उसके मुंह की हंसी अकस्मात अत्यंत कठोर हो उठी और अपनी ही बातों मानो हृदय के अंतःस्थल को हिलाकर रक्त से भीगकर भारी और लाल हो गई। म्लान मुख बोली, मेरी बात आज तुम्हारी समझ में नहीं आएगी देवर जी, और कभी समझ में आए भी नहीं, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। लेकिन उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, अतः एक बात मान लो मेरी, वह ये है कि जिस बात को या चीज को खुद न समझो उसे दूसरे को समझाने की चेष्टा मत करना। जिसे स्वयं न पहचानो उसका उल्टा सीधा परिचय मत देना किसी और को। दिवाकर ने कोई बात नहीं कही। किरणमयी थोड़ी देर तक चुप रही। उसने भारी गले को साफ करके कहा, ये क्रोध अभिमान की बात नहीं है बबुआ, ये भाग्य की बात है। ये बहुत बड़े अभाग्य की बात है। इस संसार में जिन 2-4 अभागों को इस निगूढ़ रहस्य का सच्चा परिचय देने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है, इस गुरु भार को उन्हीं के हाथों में छोड़कर दूसरे कामों में मन लगाओ। उससे काम भी होगा, नुकसान भी कम होगा। व्यर्थ छत के कोने में मुंह भारी बनाकर बैठे बैठे कल्पना करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये बात मैं तुमको निश्चित रूप से कह देती हूँ। दिवाकर ने नरम होकर कहा, कल्पना क्या कोई वस्तु ही नहीं है? किरणमयी ने कहा, कुछ भी नहीं है ये बात मैं नहीं करती, लेकिन कोरी कल्पना जो वस्तु गढ़ सकती है वह प्राण नहीं डाल सकती, ढो सकती है, मार्ग नहीं दिखा सकती। उसी राह दिखाने के प्रकाश का पता जब तक तुम नहीं पाते तब तक तुम्हारा बिच्छू केवल तुम ही को डंक मारेगा और किसी के शरीर पर डंक गड़ा न सकेगा। उसकी अंतिम बात पर दिवाकर मन ही मन जल उठा और मुंह उदास बनाकर बैठा है देखकर किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सोचती हूँ बबुआ कि तुम्हारे इस सूर्योदय महाशय के आंसू न रुकने का कारण क्या है? अंत में नगेंद्र नंदिनी विष खाकर मर तो नहीं गई? कुपित दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। किरणमयी कहानी के अंतिम भाग पर दृष्टि डालकर बोल उठी, यही तो है। ये कहकर ऊंचे स्वर में वो पढ़ने लगी, लेकिन शमशान में वह किसका शव लोग लिए जा रहे थे? किसके पीछे वे असंख्य मनुष्य छाती पीटते पीटते चले जा रहे हैं? किसके शोक में नरप्रति तुल्य परम प्रतापी जमींदार पागल की भांति हो गए हैं? ओह, ये क्या ही हृदय विदारक दृश्य है। विजेंद्र धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर होने लगा। इसके आगे किरणमयी और ना पढ़ सकी। हंसकर पत्रिका दिवाकर के ऊपर फेंककर उसने कहा, बहुत देर हो गई, जाऊं। ये कहकर हंसती हुई वह चली गई। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 30। कथावाचक निधि सहगल।